बेटी होगी मायके की। एक शहर में राम प्रकाश अपनी बेटी रजनी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का देहांत हुए कई साल गुजर चुके थे, तो वो बस अपनी बेटी के साथ ही रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे, क्योंकि राम प्रकाश एक प्राइवेट टीचर था और उसकी सैलरी बहुत कम थी। रजनी बेटा, आज खाना क्या बनाया है? पापा, आज बस दाल रोटी ही है, सब्जी खत्म हो गई थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, दाल रोटी भी बहुत है हमारे लिए। पापा, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें तो पढ़ाई करनी है। तुम अपने सपनों को पूरा करो, मेरी चिंता मत करो। पर पापा, हमारे पास पैसे नहीं है, आप अकेले कितना काम करेंगे? बेटा, जब तक मेरे पास तुम्हारा साथ है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। पापा, आप हमेशा मुझे इतनी हिम्मत देते हो। बेटा, तुम्हारी माँ होती तो वो भी यही चाहती कि तुम आगे बढ़ो। पापा, मैं वादा करती हूँ कि मैं मेहनत करूंगी और आपको गर्व महसूस कराऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है बेटा, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब रजनी बाजार से घर लौट रही थी, एक अमीरजादा अपनी तेज गाड़ी से उसे कुचलकर चला गया। रजनी, रजनी, कोई मेरी बेटी को बचाओ। राम प्रकाश किसी तरह रजनी को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचा। इन्हें बहुत गंभीर चोट आई है, हमें इनके पैर का एक्सरे करना पड़ेगा। आपको जो करना है करिए डॉक्टर साहब, बस मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। देखिए, इनकी हालत बहुत नाजुक है, पैर में गहरी चोटें हैं। हो सकता है इन्हें जीवन भर बैसाखी के सहारे चलना पड़े। आप कोशिश करिए प्लीज़, पैसों की चिंता मत करिए, मैं इंतज़ाम कर लूँगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन रजनी के पैर खराब हो चुके थे। आई एम सॉरी। राम प्रकाश ने अपनी बची कुची जमा पूंजी रजनी के इलाज में लगा दी, लेकिन रजनी के पैर अब हमेशा के लिए खराब हो चुके थे। इसी दौरान बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को उस गाड़ी की पहचान हो गई जिसने रजनी को टक्कर मारी थी। राम प्रकाश जी, हमने उस गाड़ी को ढूंढ निकाला है जिसने आपकी बेटी को टक्कर मारी थी। कौन था वो आदमी? गाड़ी वीर नाम के एक अमीर आदमी की है। पुलिस ने वीर को गिरफ्तार कर लिया और मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में जज ने रजनी की दर्दनाक स्थिति को देखकर एक अनोखा फैसला सुनाया। वीर, तुम्हारी गलती ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम्हें रजनी से शादी करनी होगी और उसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी उठानी होगी। जज साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। ये कोर्ट का आदेश है और तुम्हें इसे मानना होगा। रजनी अब अपाहिज हो चुकी है और उसे कोई दूसरा नहीं अपनाएगा। तुम्हारी गलती की सज़ा यही है। वीर को कोर्ट का आदेश मानना पड़ा। वो रजनी से शादी करने के लिए मजबूर हो गया। मंदिर में रजनी और वीर की शादी हुई। रजनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और वीर ने बेमन से शादी की रस्में निभाई। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और शादी हो गई। अब तुम दोनों पति पत्नी हो, एक दूसरे का साथ निभाना। जी पंडित जी। ठीक है पंडित जी। शादी के बाद वीर रजनी को अपने घर ले आया, पर वहां इस नए जोड़े का स्वागत करने वाला कोई नहीं था। घर के लोग रजनी को आशीर्वाद देने की जगह ताने दे रहे थे। देखो वीर किसे लेकर आया है, एक गरीब नीच जाति की अपाहिज लड़की। इससे और गई गुजरी नहीं मिली कोई। इस घर में क्या मुसीबतों की कमी थी जो ये भी आ गई? इसका हमारे घर में कोई काम नहीं है। कोर्ट का आदेश ना होता तो इसका कदम इस घर में न पड़ने देता। रजनी ने सब कुछ चुपचाप सुना। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। वो अपने कमरे में चली गई, जहां उसे बेहद अकेलापन महसूस हो रहा था। भगवान, मुझे इस नई जिंदगी का सामना करने की हिम्मत देना। रजनी के दिल में बहुत दुख और निराशा थी, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। वो अपने कमरे में बैठी वीर का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। आखिरकार उसने वीर को ढूंढने का फैसला किया और बाहर निकली। ए जी, आप कहाँ हो? रजनी ने घर के सभी कमरों में देखा, लेकिन वीर कहीं नहीं मिला। आखिरकार वो अपनी सास सुषमा के पास पहुंची। मम्मी जी, वो कहाँ है? वो तेरे साथ कभी नहीं सोएगा और अभी वो क्लब गया हुआ है।
अपनी जिंदगी जी रहा है। तुझे जो कमरा दिया है उसमें जाकर मर जा। बड़ी आई पूछने वाली, वो कहाँ है? चल भाग यहां से। सुषमा के कठोर शब्दों ने रजनी के दिल को और भी चोट पहुंचाई। उसने खुद को संभालते हुए अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। भगवान, मुझे इस कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देना। रजनी अपने कमरे में वापस आ गई। उसका मन भारी था। वो रोते रोते कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। अगली सुबह रजनी ने पूरी मेहनत से नाश्ता तैयार किया और सबको बुलाया। मम्मी जी, दीदी, नाश्ता तैयार है, आप सब आकर खा लीजिए। सुषमा और दीपिका किचन में आई और जैसे ही उन्होंने नाश्ता देखा उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या बना दिया तूने? हमें ये नहीं खाना। तू होती कौन है हमारे लिए नाश्ता बनाने वाली? हाँ, तेरी औकात नहीं है हमारे घर की चीजों को छूने की। गरीब घर की अपाहिज कहीं की हमारे घर में आकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तू हमारी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगी, समझी? ये ले पैसे और जाकर अपने लिए अलग से सामान लिया और अपना काम अलग से कर। तेरा हमसे कोई वास्ता नहीं है। पर मैं आपकी बहू हूं और बहू तो बेटी जैसी होती है। बेटी होगी तू अपने मायके की, हमारी कुछ नहीं है। चल अपना ये मनहूस चेहरा हटा ले यहां से। रजनी बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप पैसे लिए और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। उसका दिल टूट चुका था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हे भगवान, मुझे ये अपमान कब तक सहना पड़ेगा? मैं वापस अपने मायके नहीं जा सकती। अगर गई तो पापा बहुत दुखी हो जाएंगे। एक दिन रजनी हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गई लेकिन तभी सास और जेठानी भी वहां आ गई। तो इस सोफे पर क्यों बैठी है? तेरी जगह जमीन पर है। अगर सोफे पर बैठना है तो अपना सोफा लेकर आ। दहेज में तो फूटी कोड़ी नहीं लाई और चली है सोफे पर बैठने। हाँ। रजनी का दिल फिर से दुख गया। उसने चुपचाप उठकर जमीन पर बैठने का फैसला किया। उसे बार बार उसकी गरीबी और अपाहिज होने का ताना दिया जाता था। हे भगवान, ऐसा कब तक चलेगा? मैं क्या करूं? वीर जाने कहाँ रहते हैं, रात भर घर नहीं आते। आते हैं तो बस सो जाते हैं। रजनी हर रोज इन तानों और अपमानों को सहन करती रही क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। एक दिन अचानक घर की घंटी बजी तो उसने दरवाज़ा खोला। सामने खड़े थे वीर के रिश्तेदार। रजनी को देखकर वे थोड़े चौंक गए क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसे देखा नहीं था। अरे आओ आओ, स्वागत है आपका, आओ। ये कौन है? ये है हमारी नई नौकरानी रजनी। नौकरानी? हाँ जी, ये बहुत मेहनती है, कामकाज बहुत अच्छे से करती है। लेकिन ये तो थोड़ी अपंग लग रही है। हाँ जी, थोड़ी दिक्कत है इसे, पर काम तो बखूबी करती है। जी हाँ, मैं मेहनत से काम करती हूँ। चुप रह। तुझे कितनी बार बताया है कि जब मेहमान बोल रहे हो तो बीच में मत बोला कर। अरे कोई बात नहीं, उसे डांटो मत, बेचारी पहले ही परेशान होगी अपनी हालत से। अरे इस पर तरस ना करो, बहुत मक्का आ रही है। रजनी को रोना आ गया। उसको ये सब बातें सुनने की आदत हो चुकी थी लेकिन किसी बाहर वाले के सामने नहीं। मेहमानों के सामने होती ऐसी बातों को सुनकर उससे रहा नहीं गया और वो वहाँ से चली गई। हेलो, हाँ पापा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ ना। किससे बात कर रही है? पापा से बात कर रही थी। किससे पूछकर तूने फोन किया अपने बाप को? इस फोन का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? ये आप क्या बोल रहे हैं? पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल मैंने देखा था तू बैठकर टीवी देख रही थी। ये जो तू बिजली इस्तेमाल कर रही है इसका बिल कौन देगा? कोर्ट का आदेश तुझे घर में रखने का है, ये सारी चीजें इस्तेमाल करने देने का नहीं, समझी? पर तेरी शादी हुई है उससे, तेरा पति है वो, कुछ कह रहा है तो चुपचाप सुन नहीं सकती है क्या? जाहिल कहीं की। ये गरीब ना ऐसे ही होते हैं माँ, कोई संस्कार नहीं, कोई क्लास नहीं। ये सब सुनकर अब रजनी से रुका नहीं गया और वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। एक दिन घर में किसी बात पर चर्चा चल रही थी तो वो उसने सुन ली। उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी राय भी दे दी। उन्होंने हमारी शादी में शगुन के 500 रुपए दिए थे तो हमें भी 500 ही देने चाहिए। हाँ सही बात है, जितना उन्होंने किया उतना ही हम भी कर देंगे। अरे वो लोग तो गरीब है, उन्होंने 500 किया था तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम भी 500 करें। हम लोग उनसे ज़्यादा देंगे, हम अमीर हैं, हमारी अमीरी दिखानी भी तो चाहिए। अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है,
क्यों फालतू खर्च करना है? पर मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं। कोई हमारे साथ जितना करे हमें उसके साथ उससे बढ़कर ही करना चाहिए। इससे हमारी उनकी नज़र में अच्छी छवि बनती है। लो भाई, अब भिखारी बताएंगे कि किसको कितना देना है। तुम्हारी औकात 100 की नहीं, और तुम क्या यहाँ बैठकर 500 की बात सुन रही हो हैं? सुषमा, तुम्हारा इस लड़के पर जरा भी जोर नहीं चलता, जरा भी तुम्हारा डर नहीं है इसे। हम यहाँ बात कर रहे हैं और इसकी इतनी हिम्मत के बीच में बोल रही है। चली जाए यहाँ से, वरना खाल उधेड़ दूंगी। चल भाग यहाँ से। रजनी भागती हुई अपने कमरे में चली गई और बुरी तरह से रोने लगी। लेकिन तभी सुषमा की आवाज़ फिर से आई। अरे आ करम चली, बाहर आकर देख, तेरा बाप आया है। पापा, आप कैसे हो? आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता बेटा। माना कि बिल्कुल फकीर रखे हो, लेकिन बेटे के घर आ रहे थे तो कम से कम कोई फल ही ले आते। ला रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ भूखे बच्चे मिल गए तो वो उन्हें दे दिए। ये पहली बार सुना कि भिखारी भी भीख देते हैं। दीदी, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरे पापा को कुछ ना कहे। मिर्च लग गई। मिर्च नहीं, पर यह गलत है। मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों, तेरे बाप के क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? बेटी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरा ससुराल ऐसा है? तो चल मेरे साथ। जबरदस्ती अपनी अपाहिज बेटी को मेरे गले डाल दिया। तो क्या सोच रहे थे, अंबानी जैसा परिवार मिलेगा, खोपड़ी में बिठाएगा? तो मेरी बेटी को अपाहिज बनाया किसने? आपने, दामाद जी, आपने। अरे ओ बूढ़े, मैं कोई तेरा दामाद वामाद नहीं हूं। अपने मुंह से मेरा नाम लिया तो जुबान खींच लूंगा। चलो रजनी, यहां से। नहीं पापा, अब यही मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी। जैसा भी है मेरा ससुराल है, आप जाइए। राम प्रकाश ने रजनी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार थक हार कर राम प्रकाश वापस लौट गया। लेकिन इधर रजनी ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने की ठान ली थी। बहुत हो गया। मैं अपना अपमान तो कितना भी सह सकती हूँ, लेकिन आज इन लोगों ने हद कर दी। अब इन लोगों को अपने किए का भुगतान करना ही पड़ेगा। उसी रात रजनी ने पूरे घर में तेल फैला दिया। घर का कोई एक कोना ऐसा नहीं छूटा जहां तेल ना हो। अब जब सुबह सब लोग उठे तो उसमें फिसल फिसल कर गिरने लगे। आ, आ, मर गई, कोई बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? अरे मम्मी, क्या हो गया? अरे ये फर्श इतना स्लिपरी क्यों है? ये क्या शोर मचा रखा? व्हाट द हेल? अरे यहाँ तेल कैसे गिर गया? पूरे घर में तेल फैला हुआ है। ये हुआ कैसे? ये जरूर उस कलमुही का काम होगा। हाय, मेरी कमर टूट गई। रजनी, बाहर आओ रजनी। क्या है? क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रहे हो मेरी? साली, ये तेल तूने फैलाया है? हाँ, मैंने फैलाया है। तो तुम में से किसी ने भी मुझे मारने पिटने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये मैंने किया है। इसलिए ज़रा आराम से, वरना सबको अंदर करवा दूंगी। हाय हाय, ज़बान तो देखो इसकी। इसे अचानक हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ है, बस जानवरों के साथ रहते रहते मैं भी जानवर बन गई हूँ। रजनी ये बोलकर अपने कमरे में चली गई और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। इसी तरह एक दिन रजनी मौका पाकर उन सबके खाने में बहुत सारी मिर्च डाल देती है। अभी तक कमर में दर्द हो रहा है। ए बहू, खाना दे मुझे। ये लीजिए माँ जी। ये क्या बवाल है? बहू, क्या तूने मिर्च का पूरा डिब्बा डाल दिया आज खाने में? अरे बाप रे, मेरी जीभ जल गई। पानी पानी पानी। अरे पानी कहाँ है? अब तो कौन से जन्म का बदला ले रही है हमसे? हमको इतनी मिर्ची वाला खाना खिला दिया और खुद नहीं खाया, पानी भी छुपा दिया। पानी कहाँ है? तड़पते हुए कितना बढ़िया लगते हो ना तुम लोग। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है? मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। पानी दे मुझे। कहीं भी पानी नहीं है, सारे जग बाल्टी बोतल सब खाली है। जितनी आग आप लोग उगलते रहते हो हमेशा, उससे तो कम ही है ना ये। एंजॉय।
वो सब लोग पड़ोस में जाकर पानी पीते हैं और बहुत सारी शक्कर खाते हैं। तब उन्हें सुकून मिलता है। बहुत हो गया वीर, आप इस लड़की को घर से निकाल दे। नहीं निकाल सकता माँ, यही तो मजबूरी है। ये कोर्ट का आदेश है और अगर हमने उसे बाहर निकाला तो हमारी आधी जायदाद चली जाएगी। अरे पर कोई तो तरीका होगा। हाँ, एक आइडिया है। हम लोग कुछ गुंडे हायर कर लेते हैं और उन्हें अपने घर में डकैती के नाम पर बुलाते हैं। वो आकर इसका काम तमाम कर देंगे। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। परफेक्ट प्लान देवर जी। वो लोग 3 गुंडों को रजनी की सुपारी देते हैं और उनसे रात में डकैत बनकर आने को कहते हैं। अब जब वो सब रात में सो रहे थे तो अचानक कुछ आवाज़ होती है। लगता है वो तीनों आ गए। हाँ, अब फाइनली हमें उस करमजली से छुटकारा मिल जाएगा। वो सब बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक वो डकैत सुषमा और सुनील के कमरे में घुस जाते हैं और उन्हें बांध देते हैं। अरे तुम लोग हमें क्यों बांध रहे हो? रजनी का कमरा उधर वाला है, भूल गए क्या तुम? अरे उससे मारना है। अरे चुप साले, वरना गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। और तुम तो 3 लोग थे पर 5 क्यों आए हो? ये यहाँ क्या हो रहा है? एक बात पहले ही समझ लो, मैंने 3 का पेमेंट किया था, मैं 3 का ही करूंगा, 5 का नहीं करूंगा। तभी एक डकैत ने चाकू उल्टा करके वीर के सिर पर मारा और उसे भी बांध दिया। ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैंने माना कि असली डकैती जैसा दिखाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इतनी तेज मारोगे। वो लोग अभी तक समझ नहीं पाए थे कि ये डकैत असली थे। दीपिका आई तो उसे भी इन लोगों ने पकड़ लिया और सामान लूटने लगे। पर तभी वहां रजनी आ गई और उसने अपनी बैसाखी से 2 लोगों के सिर पे मारा और उनके सरदार से बंदूक छीन ली। अगर हिलने की कोशिश की तो अगली गोली सिर में लगेगी। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें मारने के लिए नकली डकैतों को बुलाया है। ये मेरा परिवार है और तू कौन है मेरे परिवार के बीच में बोलने वाला? 1 मिनट रुक, अभी मैं तुझे तेरी सही जगह भेजती हूँ। रजनी ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद अपने पूरे परिवार को आज़ाद किया। कुछ ही देर में पुलिस ने आकर उन 5 को पकड़ लिया। सुषमा सहित पूरा परिवार बहुत शर्मिंदा था। तुम चाहती तो तुम आज हमें मरने दे सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? आप लोगों ने मुझे कभी अपना नहीं माना, लेकिन मैंने तो शुरू से आप लोगों को अपना ही समझा था। मैं बस आप लोगों से अपने पिता की बेइज्जती का बदला ले रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मर जाने दूँ। हमें माफ़ कर दो रजनी, हमने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सच में रजनी, हमने बहुत गलत किया, हमें माफ़ कर दो। मुझे भी प्लीज़, आप बस मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। उन सब ने रजनी को एक साथ गले लगा लिया। वो दिन था जब रजनी उनके परिवार का अटूट हिस्सा बन गई।